एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं पिछले 30 सालों में पूछे गए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वो सारे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस की या आरओ की, तो उन दोनों एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं वहीं से। अब मैं कोशिश करूंगा लंबी वीडियो बनाने की, तो वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने रोका हुआ था पिछली वीडियो में। मैं आपको बता दूं, मेरे यूट्यूब के इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है पिछले 30 सालों के प्रश्नों की, वीडियो उसमें है। ठीक, आपको करना क्या है, यही टॉपर्स कोड से पीडीएफ लेनी है और ये वीडियो चला के देखनी है। मतलब सामने आपकी होगी पीडीएफ और ये वीडियो आप चला के देख रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, धन निकासी का कॉन्सेप्ट किसका है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने कुल मिला के भारत से पैसा निकाल के वापस ब्रिटेन ले जाना शुरू किया। इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में किसने इसमें हिस्सा लिया? निकासी के विरोध में किसने सबसे पहली बार बोला? तो याद रखिए, धन निकासी का सिद्धांत जो था दादा भाई नौरोजी का था। ठीक है ना। अपवाह मतलब वही धन निकासी वाला सिद्धांत जो था, मैं एक मिनट फिर से बता दूं, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश आर्थिक नीति को समझने का पहला काम किया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही पहले कहा कि भारत में आके ये लोग भारत से धन के निकासी का सिद्धांत इन लोगों का है। ये लोग आते हैं यहाँ से पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। अगला, भारत का पहला छापा खाना, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला छापा खाना निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो गोवा में। 1556 ने पुर्तगालियों में पहला जो है वो प्रिंटिंग, ठीक, छापा खाना वो किया। ठीक है। अगला आ जाइए, इसका आविष्कार कहाँ हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। जर्मनी के गुटेनबर्ग में 1439 में आविष्कार हुआ। अब देखिए, ये इस टाइप के प्रश्न पक्का आते हैं यूपी पीसीएस में, तो 20 से 25 आएंगे, 15 से 20 के करीबन आएंगे आरओ में। ये क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और दूसरा उसका रीजन देगा। आपको चारों ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा सही है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला कथन क्या है, ब्रिटिश भारत ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए, ये बिल्कुल सही था। भारतीयों को तोड़ने की व्यवस्था वो लोग कर रहे थे, तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की, जैसे मैंने बताया ना, 3 टाइप की व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। ठीक। अब आ जाइए, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ? मुंबई से थाने के बीच में हुआ पहली रेलवे लाइन का आविष्कार 1553 में। ये बहुत बार, मतलब एक बार नहीं कई बार आया है, याद रखिए। किसके शासनकाल में हुआ? डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे ने सबसे पहली ट्रेन 19वीं शताब्दी में, मतलब 16 अप्रैल 1553 को बोरी बंदर स्टेशन से थाने, मुंबई से थाने के बीच में चलाई। ठीक। अब आ जाइए, अगला मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, निम्न में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल विकास एक हथकड़ी है? तो ये सहचर समाचार पत्र था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सहचर समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक बहुत बड़ी हथकड़ी है। ठीक है ना। भारत का प्रथम छापाखाना हो चुका है। अब इधर अगला देख लीजिए, जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए तो उनका मेन उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों ने भारत में रेल मार्ग को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि जो उनके सामान है, याद रखिए, उनके अल्टीमेटली अंग्रेज अपने फायदे के लिए, भाई वो अपने सामानों की आवाजाही के लिए करते थे, बट कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक। अगला, नेक्स्ट आ जाइए, ताकि वो अपने सारे माल को यहाँ से उठा के बाहर एक साथ में ले जा सके। पहली बार भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रश्न देखिए, धन का निकासी का सिद्धांत और पहली प्रति व्यक्ति आय भारत में निकालने का अनुमान, ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिए, राष्ट्रीय आय की आकलन के बारे में दादा भाई नौरोजी, डिग्बी, सिराज, शाह एवं खब्बर और वी आर राव तथा आरसीई थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दादा भाई नौरोजी, ये सारे का ऑप्शन आता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में हुआ। ये सब मैं स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास की बात, उसके बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब 1853 या 1854 रेंज की चल रही है। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान ध्यान धन निष्कासन की ओर खींचा? तो याद रखिए, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये धन की निकासी का सिद्धांत कहाँ, किस लेख के माध्यम से खींचा? तो उस लेख का नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। अगला आ जाइए, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, ये दूसरे पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था। वो पहले भारतीय कौन थे जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी। ये याद रखिएगा, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में गरिया दिया था उन लोगों को कि तुम लोग हमारे यहाँ से पैसा लेके जाते हो। ठीक है।
ठीक, अगला आ जाइए। भारत के आर्थिक इतिहास में पहली प्रसिद्ध पुस्तक को लेखक कौन थे? रमेश चंद दत्त। भारत का आर्थिक इतिहास 1902 में लिखी गई। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखी? आरसी दत्त साहब ने लिखी। अगला, हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो श्रम कमीशन था, श्रम से संबंधित, ठीक है ना। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? तो स्ट्रेची आयोग। ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल पहले पूछा था। स्ट्रेची आयोग क्यों था? दुर्भिक्ष संहिता 1883 के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। पहला फैक्ट्री अधिनियम किस चीज से संबंधित था? तो याद रखिए, पहला फैक्ट्री अधिनियम बाल मजदूरी से संबंधित था। 12 साल से कम वर्ष के बच्चों को काम करने से मना करने के लिए था, ठीक है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट। पहला ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ट्रेड अधिनियम पारित हुआ 1926 में, ठीक। अगला आ जाइए, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिए, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्माण माल का पूर्तिकर्ता नहीं था। याद रखिए, ये क्या था? आपूर्तिकर्ता था, पूर्तिकर्ता नहीं, आपूर्तिकर्ता। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भले यूडीएलडीए में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? यूडीएलडीए, बट ये यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रश्न क्या कहता है? 18वीं शताब्दी में बंगाल से बाहर क्या क्या निर्यात होता था? बंगाल से निर्यातित वस्तुएं क्या थी? शोरा मतलब दारू, कच्ची रेशम, चीनी और अफीम, ये चारों चीज़ें यहाँ से निर्यात होती थी। कहाँ से? बंगाल से। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे एवं पीतल के लिए कौन सा प्रसिद्ध जगह था? तो बनारस, पूना, नासिक। ठीक, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो मसाले में थी। ठीक, 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो वो था कपास का, भारत से कपास ले जाते थे। 19वीं सदी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो भू राजस्व, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सबसे ज़्यादा था। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको रट लेना चाहिए। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मदन मोहन मालवीय साहब ने, ठीक है ना। अगला आ जाइए, विश्वेश्वरैया। निम्न राष्ट्रवादियों से में उनका नाम लिखिए जिन्होंने योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। तो विश्वेश्वरैया साहब, ठीक है ना। अगला आ जाइए, नेक्स्ट। अनऔद्योगिकरण। अनऔद्योगिकरण का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है अनऔद्योगिकरण, ठीक। इसमें दो क्वेश्चन है। अनऔद्योगिकरण 1813 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों की समाप्ति की वजह से ये प्रक्रिया हुई, दोनों सही है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। याद रखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक ही इसे कहा जाता है, ये बहुत बार आया है, ठीक। अगला आ जाइए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के द्वारा वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कितने घंटे के निर्धारित किए गए? तो 12 घंटे, ठीक है ना। 1800, अब कुछ कारखाने अधिनियम 3 है, याद रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। पहला कारखाना अधिनियम था रिपन के शासनकाल में 1881 में। 7 साल से कम के बच्चों के काम के प्रतिबंध लगा दिया गया। 1891 में 9 से कम आयु के और 11 घंटे, और 1911 में पुरुषों के लिए 12 घंटे निश्चित कर दिया गया कि इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अगला आ जाइए, 1922 में लॉर्ड रीडिंग था, तब भी कारखाना अधिनियम आया। फिर 1946 में लॉर्ड वेवेल ने नियमित कारखानों में श्रमिकों को 9 घंटे काम करने को, 9 घंटे ज़्यादा काम नहीं करना, और उनको कैंटीन जरूर दिलाया जाए। अब आ जाइए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस स्वतंत्रता संग्राम से एक प्रश्न जरूर आएगा। ये क्वेश्चन आंसर को करने से पहले मुझे आपको ये सलाह देना है कि सबसे पहले आप जाएं मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी वीडियो को ओपन करें, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ 1857 वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसका जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने उसमें कंप्लीट कराए हैं, ताकि उसके बाद आप इसके हर प्रश्न का जवाब दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर 166 क्या कहता है? याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 166 दो चीज़ कहता है। झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी, बिल्कुल सही बात है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, दोनों सही बात है। ये भी बहुत सही बात है, पहली भी, दोनों बातें अपने आप में सही हैं, लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करती हैं, ठीक है ना। दोनों इंडिपेंडेंट हैं बातें, ठीक। जब इंडिपेंडेंट बात हो जाए तो बी ऑप्शन, ठीक है ना। एक दूसरे से जुड़ी बातें हो तो ए ऑप्शन। अगला आ जाइए, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में निम्न कथनों पर विचार करिए और नीचे गए कूटों में से सही चीज चुनिए, ठीक है ना। इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, बिल्कुल सही बात है। बैरकपुर घटना के बाद विद्रोह दिल्ली से प्रारंभ हुआ, ये भी बहुत सही बात है। तो एक और चौथा इसका सही ऑप्शन है। किसने ये कहा कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मजुमदार इकलौता ऐसा आदमी था जिसने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं।
ना ये इकट्ठा किया गया, ना ये राष्ट्रीय था, ना ये नेशनलिज्म को फॉलो करता था, ना ये संग्राम था, ये कुछ भी नहीं था। ये किसने कहा? मजुमदार ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। फिर SS सेन ने भी एक लाइन कही, 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल हो गया। एक और बार बार आता है, सर सैयद अहमद खान। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था, किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने कहा। ठीक है, अगला आ जाए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पारमस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो पारमस्टन था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? तो थे कुंवर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट। 1857 की क्रांति में बिहार का जो नेतृत्व किया वो जगदीशपुर के कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 1857 की घटना के बारे में किसने कहा कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था? वालपार्ट ने 1857 की घटना के लिए ये लाइन कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। ठीक, गवर्नर जनरल को अगर आपको रटना है तो मैंने 2 वीडियो बनाई है, मस्त रट लीजिए, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, अगला आ जाइए। निम्न में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था? तो याद रखिए, सभी इनमें से जो भी जगह दे रखी है इनमें से कहीं नहीं होता था। ठीक है, चर्बित निर्माण निर्माण कहीं नहीं होता था। 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर न्यू इनफील्ड राइफल को प्रयोग करना चाहा। ठीक है, 1857 में खबर फैल गई यही चीज़। ठीक है, ये कुछ ऐसा चला। 1857 का विद्रोह बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हरसे। हरसे, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही सब है। आप देखिए, एक बात याद रखिए, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से मुगलों उगलों के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये जो चीज़ें हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 1857 के विद्रोह का आरंभ का सही दृश्य बताइए। सबसे पहले विद्रोह हुआ लखनऊ में, फिर विद्रोह हुआ कानपुर में, फिर विद्रोह हुआ इलाहाबाद में। ये इसका सीक्वेंस आपको जरूर रट लेना चाहिए। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से, दिल्ली गया, मेरठ पहले 10 मई को, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली। यही सीक्वेंस आपको रट लेना चाहिए। और एक और चीज़ आपको रट लेना चाहिए, 1857 के विद्रोह में किसने कहाँ क्या क्या किया? तो याद रखिए, दिल्ली का नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय ने। खत्म किसने किया? हडसन और निकलसन ने। कानपुर से कौन थे? तात्या टोपे और नाना साहब। किसने किया? कैंपबेल ने खत्म किया। मतलब जैसे विद्रोह का जो लीड किसने किया, तो ये बीच वाला है विद्रोह नेता कौन था। कुचला किसने? किस गवर्नर जनरल ने कुचला? तो वहाँ पे है। तीसरा आता है लखनऊ। बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड करनी थी, उनको भी कैंपबेल ने हराया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज ने इनको खत्म, मतलब इनके विद्रोह को खत्म कर दिया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी थे, इनको विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। इलाहाबाद से लियाकत अली साहब थे, कर्नल नील। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर रट लीजिएगा। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, जॉन कालीम कैंपबेल ही थे उस समय। असम से कौन थे? पियाली बरुआ और कंपेश्वर, कैप्टन चार्ल्स थे यहाँ पे। बिहार से कुंवर सिंह और इनको टेलर ने किया था। बरेली से खान बहादुर खां और विंसेंट आयर। ये एक प्रश्न यहाँ से पक्का आता है, तो इसको गलती से भी मत गलती करिएगा। देखिए, फिर आगे मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आ भी गया। जैसे देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है। सबसे बड़ी, नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। एक प्रश्न से आपको आधा जवाब अपने आप मिल जाएगा। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब थे कानपुर से। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है? ना हामिद अली खान कहाँ से थे? दिल्ली से थे। हो गया, जवाब आपका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किसे महक परी की पदवी दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट। बेगम हजरत महल को महक परी की पदवी दी गई। 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो फैजाबाद के मौलवी के नाम पर। देखिए, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ हिंदू नहीं लड़े थे, हिंदू मुस्लिम दोनों लड़े थे। किसका नाम 1857 से नहीं जुड़ा हुआ है? तो याद रखिए, 1857 से नहीं जुड़ा हुआ है। कर्नल गिब्सन नहीं, वेलेस स्लेगर, ये तीनों इससे नहीं जुड़े हैं। जिनका नाम जुड़ा है वो इधर है, कैंपबेल, ह्यूरोज, नील, कालिम, चार्ल्स टेलर। ठीक, अगला आ जाइए। नेक्स्ट कमिंग टू दी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? रानी लक्ष्मीबाई 1857 के में क्या हुआ? युद्ध में ही मारी गई। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए, उन्हें फांसी दे दी गई। नाना साहब नेपाल भाग गए, नेपाल चले गए। और बहादुर शाह उनको रंगून भेज दिया गया काला पानी के लिए। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। ठीक, 1857 के संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? वाराणसी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? वाराणसी है। ये प्रश्न आ चुका है 2 बार। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः किसने स्थापित किया? 1858 की महारानी जो आई थी उन्होंने घोषणा की। उसके बाद कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? ठीक, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। ये सही नहीं है। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5। याद रखिएगा, 1:5। ठीक, ब्रिटिश ज़्यादा थे, एक ब्रिटिश पे 5 भारतीय होते थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या कर दिया? घटा दिया गया भाई, डर के मारे भारतीय विद्रोह ना कर दें। 1857 की क्रांति के आरंभ में निम्न में से कौन से सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो सेना में गैर ब्राह्मणों की रसोइयों में नियुक्ति। ठीक है। जो मेन 1857 के विद्रोह के पूर्व में भारतीय सैनिकों का जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, वो क्यों था? कम वेतन, पदोन्नत सूबेदार के पद तक ही सीमित थी, सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई, आपत्तिजनक पुरुषों की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, उसको दांत से खींचना पड़ता था। ठीक, अगला आ जाइए। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो डिजरायवली। ठीक, 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह साहब इससे संबंधित नहीं थे। उधम सिंह जी ने गोली मारी थी, याद रखिए। 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी गई थी लंदन में, इन्होंने ही मारी थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही बात है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, अधिकांश रियासतों के शासक उन बिल्कुल क्या हुआ? गद्दार बन गए ना। इसी दोनों एकदम सही है और दोनों एक दूसरे को सही जस्टिफाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर आ सकता है। अच्छा, यही मैं कह रहा था, एपीएस के लिए भी पढ़ लीजिए। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन एपीएस के बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा था यही पीडीएफ से हैं। फिर वही आएगा और बाहर से आता नहीं है। मेरी बात आप फिर मानेंगे तो शायद मान जाएंगे। इसीलिए मैं मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे बड़ा लॉजिक है। यही एग्जाम में आएंगे। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक अल्पकालिक था, ये किसने कहा? सुरेंद्र सेन ने। 1857 के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बख्त खान को। ठीक है ना। याद रखिए, किसको दिया? बख्त खान को। 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना, ठीक, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 10 मई को ये घटना शुरू हुई थी मेरठ से। ठीक, निम्न में से कौन असम में क्रांति का नेता था? तो असम के मनीराम दत्ती। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोग यूपी के हर जगह का रट लेते हैं, लेकिन असम का नहीं रटते। असम का भी जरूर रटिएगा। ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। कहाँ से थी? अवध से। ठीक, अगला आ जाइए। 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। ये संग्राम असफल क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, पहला। भारत के कुछ बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, वहाँ के सिपाही हमसे ज़्यादा अच्छे थे। तो ये सारी चीज़ें सही कह रहा है। ठीक, अगला आ जाइए। यहाँ पे किसने कहा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? तो आउटरम ने कहा। ये लोग हमेशा लड़ाई लगवाते थे। ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया, जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? अउवा का। ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न आ जाइए। लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी के 1857 की घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया? तो इलाहाबाद में। ठीक है। अगला, ये है जनजातीय विद्रोह, तो इसको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहीं से 206 से 100 150 में कंप्लीट करूंगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। एक दिन में 3 3 4 4 वीडियो अब मैं बनाया करूंगा, अगर आपकी इजाज़त होगी।